हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टार्ट साइंस क्लासेस। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ लूसेंट एमसीक्यू में हमारा जो आज चैप्टर नंबर 5 चलेगा। ये पार्ट 1 वीडियो होगी, ठीक है। और चैप्टर का नाम है पादप कायिकी। तो चलिए देर नहीं करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है प्रासरण। तो दोस्तों है क्या, पहले आपसे प्रासरण में मैं आपको दो बात पहले बताता हूँ, एक कम सांद्रता और एक अधिक सांद्रता। ये क्या होता है, कम सांद्रता वाला विलयन और अधिक सांद्रता वाला विलयन क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास 2 गिलास है और दोनों गिलास में आपने 1-1 लीटर पानी भर दिया या आधा लीटर पानी भर दिया दोनों गिलास में, और एक में नमक आपने 2 चम्मच डाला और एक में नमक आपने 10 चम्मच डाला। तो जिसमें आपने 2 चम्मच नमक डाला है वो कम सांद्रता वाला विलयन होगा, और जिसमें आपने 1 चम्मच नमक डाला है वो अधिक सांद्रता वाला विलयन होगा। अब उसमें अगर आप क्या करते हैं कि एसपीएम के झिल्ली से या एसपीएम से अगर आप उसे कनेक्ट करते हैं सेमी पैरा मेम्ब्रेन से, मतलब अर्ध परागम्य झिल्ली से, तो आप देखेंगे कि कम सांद्रता वाला जो कण है, कम सांद्रता वाला विलयन के जो कण है वो अधिक सांद्रता विलयन कण की तरफ जाने लगते हैं, और इसी प्रोसेस को प्रासरण कहा जाता है। शॉर्ट में आप ध्यान दीजिए कि कम सांद्रता वाला का विलयन का जो कण होगा वो अर्ध परागम्य झिल्ली के द्वारा अधिक सांद्रता वाले कण की विलयन की तरफ जाने लगता है। तो इस प्रोसेस को प्रासरण कहते हैं। कम सांद्रता वाला विलयन का कण अर्ध परागम्य झिल्ली से, एसपीएम मतलब सेमी पैरा मेम्ब्रेन, अर्ध परागम्य झिल्ली से अधिक सांद्रता की ओर जाने लगता है, तो इसे प्रोसेस को प्रासरण कहते हैं। और जब इसका उल्टा होगा तो इसे उल्टा प्रासरण या प्रतिलोम प्रासरण कहते हैं। अब देखिए दोस्तों है क्या कि अधिक, जब किसी विलयन में लवण की मात्रा ज़्यादा होती है और उसमें किसी कोशिका को डालते हैं, जब किसी विलयन में लवण की मात्रा ज़्यादा होती है और उसमें आप किसी कोशिका को डालते हैं तो वहाँ पर वो कोशिका सिकुड़ जाती है या न्यूनीकृत हो जाती है। तो ये किसके वजह से होता है, तो बाह्य प्रासरण के कारण। किस कारण दोस्तों, बाह्य प्रासरण के कारण जल क्या होता है, बाहर निकलने जाएगा, क्योंकि इसमें साल्ट मात्रा ज़्यादा है। अब इसमें डालेंगे कोशिका सिकुड़ जाएगी, तो इससे पानी क्या होगा, बाहर तरफ निकलने जाएगा। तो बाह्य प्रासरण के कारण, जल के बाह्य प्रासरण के द्वारा दोस्तों क्या होता है, बाहर निकलता है। अब है दोस्तों कि जब इसमें ये कोशिका जब न्यूनीकृत होगी तो जो विलयन है वो क्या कहलाता है, तो हाइपरटोनिक कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, हाइपरटोनिक कहलाता है। फिर इसी प्रकार जब आप किसी बीज को अगर जल में डालते हैं तो वो बीज फूल जाता है। तो क्यों, वो पानी को अंतः शोषित कर लेता है। इसी प्रकार आप देखेंगे कि मतलब ठंडी के बरसात के दिनों में जो आपका लकड़ी का दरवाज़ा होता है तो वो फूल जाता है। क्यों फूल जाता है, तो पानी को अंतः शोषण कर लेता है, इसी वजह से क्या होता है, फूल जाता है। आप जनरली अभी भी एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं कि आप कागज़ लीजिए और जब उसे आप पानी में डालेंगे तो देखेंगे क्या कि पानी जो कागज़ है हल्का फुला हुआ है। तो क्यों फुला हुआ है, तो पानी को अंतः शोषित कागज़ कर लिया है। तो अब है दोस्तों क्या, उर्वरक जो है, किसी भी उर्वरक की मात्रा जब ज़्यादा अगर आप यूज करते हैं, अतिरिक्त मात्रा डालते हैं, तो वहाँ पर कोशिका की मृत्यु हो जाती है। अब सवाल है क्यों, तो बाह्य प्रासरण के कारण। किसके कारण दोस्तों, बाह्य प्रासरण के कारण कोशिका की मृत्यु हो जाती है, और वहाँ पर आपका बाह्य प्रासरण के कारण कोशिका का सिकुड़ जाता है। टेस्ट का वीडियो डाल। दोस्तों अब हमारा पॉइंट है क्या कि भूमि में अगर पौधों की जड़ें के लिए वो दोस्तों क्या पाई जाती है, कोशिका जल पाई जाती है। भूमि में पौधों की जड़ों के लिए क्या पाई जाती है, तो कोशिका जल पाई जाती है, और उसी कोशिका जल से वो जड़ें क्या करते हैं, जाइलम के द्वारा अवशोषित करती है। तो आपसे ये भी पूछा जाएगा कि जल का प्रवाह कौन करता है, तो जाइलम तक पाया जाता है जो पौधों के जड़ों में पाया जाता है, ठीक है। है दोस्तों कि देखिए आप पौधों की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्व हैं, तो 17 आवश्यक तत्व होते हैं, 17 एलिमेंट आवश्यक है, नेसेसरी है। फिर धान का खैरा रोग जो है वो किसके कमी से होता है, तो जिंक के कमी से होता है। धान का खैरा रोग किसके कमी से होता है, तो जिंक के कमी से होता है। फिर फूलगोभी का जो बीटेल रोग है वो किसके कारण होता है, तो एमओ के कमी के कारण होता है। एमओ मतलब मलीबडेन के कारण, मलीबडेन के कमी के कारण होता है। पत्तियों में जो आपका हरिमहीनता होती है, हरिमहीनता मतलब हरा रंग की कमी होती है, वो किस एलिमेंट के कारण होती है, तो मैग्नीशियम के कमी होने के कारण होती है। अब ये मैग्नीशियम जो है कहाँ पाया जाता है, तो जो पत्ती होते हैं, जो प्लांट होते हैं, और प्लांट का जो मतलब लिप्स होते हैं, तो उन पत्तियों पर क्या होता है दोस्तों कि क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट पत्तियों के अंदर पाया जाता है, और उस क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, और इस क्लोरोफिल में मैग्नीशियम एलिमेंट पाया जाता है, और इस क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियों का जो रंग है वो हरा होता है। और एक और बात याद रखिए कि क्लोरोफिल को प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं, और क्लोरोप्लास्ट को प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है। अब दोस्तों वाष्प उत्सर्जन, दोस्तों है क्या कि वाष्प उत्सर्जन किसे कहते हैं,
तो पत्तियों के बाहरी भाग से या पौधा के वायवीय भाग से जब वाष्प निकलता है, जल वाष्प के रूप में निकलता है, तो उसे वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। आपने क्या सुना कि वाष्पोत्सर्जन कैसे कहा जाएगा? तो जब पत्तियां जो होती है या पेड़ जो होते हैं उनके बाहरी भाग से मतलब पत्तियों से जब जल क्या होगा वाष्प के रूप में ऊपर निकलता है तो इसी को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। अब दोस्तों वाष्पोत्सर्जन से आप सोच सकते हैं कि इसमें क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। तो सबसे पहली बात, वाष्पोत्सर्जन जो है वो आपका सिर्फ एक पार्ट में होता है कि पूरे शरीर में होता है? तो पौधे के पूरे भाग में होता है वाष्पोत्सर्जन। पौधे क्या होता है? पूरे भाग में। अब एक और बात बताओ कि हमें जब गर्मी लगती है तो हमारा जो पानी है वो पसीना के रूप में बाहर निकल जाता है, यानी कि बॉडी का तापमान क्या होता है? नियंत्रण होता है। कहने का मतलब मेरा ये है कि वाष्प उत्सर्जन से भी पौधों में तापमान क्या होता है? नियंत्रण होता है। ठीक है। फिर आपका है दोस्तों कि जो वाष्प उत्सर्जन है वो किसके द्वारा मापते हैं? तो पोटोमीटर से। किसे मापते हैं? पोटोमीटर से मापा जाता है। वाष्प उत्सर्जन की जो दर है किससे मापते हैं? तो पोटोमीटर से मापा जाता है। किससे मापते हैं? पोटोमीटर से। फिर दोस्तों कि एक सेब का जो पौधा होता है वो 3 से 4 लीटर प्रतिदिन वाष्प उत्सर्जन करता है। मक्का का पौधा 3 से 4 लीटर वाष्प उत्सर्जन करता है। मक्का का पौधा 3 से 4 लीटर वाष्प उत्सर्जन करता है और सेब का पौधा 10 से 20 लीटर वाष्प उत्सर्जन करता है। और एक बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं अपने पूरे जीवन काल का लगभग 100 गुना वाष्प उत्सर्जन करते हैं। अब दोस्तों कि जो वाष्प उत्सर्जन है उसमें क्या होता है? तो जल निकल रहा है तो दोस्तों जल का क्या होगा? हानि होती है। वाष्प उत्सर्जन की क्रिया में क्या होता है? जल की हानि होती है। इसको हम बिंदु स्राव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बिंदु स्राव भी कहा जाता है। और तो वाष्प उत्सर्जन जो है तेजी से कब होता है? तो जब निम्न नमी रहेगी और उच्च तापमान रहेगा तो वाष्प उत्सर्जन तेजी से होता है। वाष्प उत्सर्जन कैसे होता है? तेजी से होता है। फिर पत्तियों के दो मुख्य कार्य क्या है? तो एक वाष्प उत्सर्जन करना और दूसरा प्रकाश संश्लेषण करना। अब प्रकाश संश्लेषण को इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अब ये फोटोसिंथेसिस क्या होता है? तो प्रकाश जिस प्रोसेस के द्वारा अपना भोजन को तैयार करता है उस प्रोसेस को ही फोटोसिंथेसिस कहते हैं। मतलब पौधा जो है जिस प्रक्रिया के द्वारा अपना भोजन तैयार करता है उसे प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और प्रकाश संश्लेषण के लिए कितने आवश्यक सामग्री है? तो दोस्तों एक कार्बन डाइऑक्साइड जो वातावरण में 0.03% है और दूसरा आपका जल। क्या दोस्तों? जल आवश्यक है। और तीसरा दोस्तों सूर्य की प्रकाश और चौथा दोस्तों क्लोरोफिल। तो आपको याद हो गया कि कितने जरूरी हैं दोस्तों? एक सूर्य के प्रकाश, फिर कार्बन डाइऑक्साइड और क्या? क्लोरोफिल और जल। ये चारों पदार्थ क्या है? प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। अगर इसमें से कोई भी नहीं रहेगा तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होगी। तो ये प्रकाश संश्लेषण का समीकरण है। देखिए क्या लिखा है दोस्तों? 6CO2 + 12H2O एरोमार्क सूर्य का प्रकाश क्लोरोफिल। और एरोमार्क में आपको क्या बन रहा है? भोजन अंतिम उत्पाद या अंतिम उत्पाद आप कहिए या बोल सकते हैं कि अंतिम उत्पाद कहिए या क्या बोलते हैं प्रथम यौगिक क्या बनता है? तो अंतिम उत्पाद जो है आपका कार्बोहाइड्रेट है और प्रथम यौगिक यही कार्बोहाइड्रेट है जिसका C6H12O6 जो फार्मूला है ये ग्लूकोज का है, इसलिए इसको कार्बोहाइड्रेट कह सकते हैं या ग्लूकोज कह सकते हैं। तो आप याद रखिएगा जिस भी कंपाउंड में कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन दिखाई देगा वो कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या दोस्तों? कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट का अगर आप डीप पढ़ना चाहते हैं तो मैंने इसके लिए एक वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, आप उसे मैं प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। अब दोस्तों प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा प्रथम चरण में आपका जो अंतिम उत्पाद बनता है कार्बोहाइड्रेट होता है और इसका प्रथम चरण का यौगिक कौन सा होता है? ग्लूकोज होता है। इसी को ग्लूकोज कहते हैं। ठीक है, C6H12O6 का बोलते हैं ग्लूकोज। और इसमें और क्या निकलता है? देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन, O2 मतलब ऑक्सीजन निकलता है। और क्या निकलता है? जलवाष्प भी निकलता है, वाष्पोत्सर्जन। अब दोस्तों है क्या कि जो ऑक्सीजन है वो कहाँ से मिलता है पौधा को? या ऑक्सीजन का त्याग किससे करता है? तो जल से ऑक्सीजन का त्याग करता है। किससे त्याग करता है दोस्तों? जल से त्याग करता है। ठीक है। फिर आपका दोस्तों है कि प्रकाश संश्लेषण का जो प्रथम चरण में क्या एलिमेंट जरूरी हैं? तो सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल क्या है? जरूरी है। क्लोरोफिल को हिंदी में पर्णहरित कहते हैं और इसी के कारण दोस्तों पत्तियों का रंग कैसा होता है? हरा होता है। फिर प्रकाश संश्लेषण का अधिक दर कब होता है? तो जब लाल प्रकाश की किरणें होती है तो प्रकाश संश्लेषण का दर तेजी से होता है और जब आपके बैगनी प्रकाश होती है तो प्रकाश संश्लेषण का दर क्या होता है? स्लो होता है।
और सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण, क्या सुना आपने, सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण। मैंने आपको तीन बात बताया अभी, एक से रिलेटेड है कि अधिक प्रकाश संश्लेषण की जो दर है वो आपका लाल प्रकाश की उपस्थिति में होता है, और जो धीमी प्रकाश संश्लेषण की दर है वो क्या है, बैगनी प्रकाश के क्षेत्र में होता है। और सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण जो है, सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण नीले और लाल क्षेत्रों में होता है। तो सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण नीले और लाल क्षेत्रों में होता है। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद कार्बोहाइड्रेट है। प्रकाश क्या है, ये संश्लेषण जो है एक प्रकाश रासायनिक ऊर्जा इसमें उत्पादन होता है। और अवचूषण पदार्थ कौन होता है प्रकाश संश्लेषण में, तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। अवचूषण, इसका चूषण नहीं कर सकते हैं। प्रकाश संश्लेषण में कौन सा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, और इसे प्रकाश संश्लेषक अंगक भी कहते हैं। फिर ऑक्सीजन का त्याग किससे होता है, तो जल से होता है, मैंने आपको बताया। फिर आपका प्राथमिक यौगिक कौन सा है दोस्तों, तो ग्लूकोज है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर भी करें। तो जय हिंद, जय भारत।